सफलता की सीढ़ी कभी भी भीड़-भाड़ वाले रास्ते से नहीं जाती, बल्कि यह आपके खुद के बनाए रास्ते पे चलती है। नमस्कार, आज का समसामयिक खबरों में आपका स्वागत है, जो कल रात तक की सुर्खियों से बनी है। करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से, जिसमें अप्रैल 2025 में भारत की खुदरा महंगाई यानी रिटेल इन्फ्लेशन 3.16% रही, जो जुलाई 2019 के बाद सबसे कम है। यह लगातार तीसरा महीना है जब महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 4% के लक्ष्य से नीचे रही है। में गिरावट के प्रमुख कारण रहे हैं खाद्य महंगाई में कमी। खाद्य महंगाई दर 1.78% रही, जो अक्टूबर 2021 के बाद सबसे कम है। इसमें सब्जियों की कीमतें में 11% की गिरावट, दालों में 5.2% की कमी और अनाज में 5.35 की गिरावट शामिल है। वहीं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुधार हुआ है, जहां ग्रामीण महंगाई 2.9% रही, जो मार्च में 3.2% थी। वहीं शहरी महंगाई 3.36% है, जो मार्च में 3.43% थी। अन्य श्रेणियों में जो स्थिरता आई वह है स्वास्थ्य, शिक्षा, ईंधन और प्रकाश में। आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार मई 2025 में महंगाई दर थोड़ी बढ़कर 3.5% तक जा सकती है, क्योंकि उत्तर भारत में तापमान वृद्धि और असमय वर्षा के कारण सब्जियों की कीमतें बढ़ सकती हैं। अप्रैल 2025 में खुदरा महंगाई में आई गिरावट उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है और यह अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। हालांकि खाद्य कीमतों में संभावित वृद्धि को देखते हुए सतर्कता आवश्यक है। तो रिटेल इन्फ्लेशन वह दर है जिससे उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें समय के साथ बढ़ती है। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से मापा जाता है। यह आम आदमी की क्रय शक्ति को प्रभावित करता है और आर्थिक नीति निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक है। इसे मापने के लिए हम फॉर्मूला का यूज करते हैं, जो सीपीआई इन्फ्लेशन रेट बताता है कि अगर हम करंट सीपीआई को प्रीवियस सीपीआई से माइनस कर देते हैं और प्रीवियस सीपीआई से भाग लगाकर उसे 100 से गुना कर देते हैं, तो यह हमारा सीपीआई का वर्ष दर निकल जाता है। रिटेल महंगाई के कारण है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी जब मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं, जैसे कि त्योहारी सीजन में वस्तुओं की अधिक मांग। वहीं दूसरा जो रिटेल महंगाई के कारण को बढ़ाता है वह है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, यानी उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ती हैं, जैसे कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि। वहीं मॉनेटरी इन्फ्लेशन भी इसका एक बड़ा कारण है कि जब बाजार में अधिक मुद्रा प्रचलित हो जाती है तो भी रिटेल महंगाई बढ़ जाती है। आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो घरेलू बाजार पर इसका प्रभाव पड़ता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में वृद्धि होगी तो हमारा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। सकारात्मक प्रभाव में नियंत्रित महंगाई अर्थव्यवस्था में विकास को बढ़ावा देती है। वहीं कंपनियों को अधिक मुनाफा मिलता है, जिससे निवेश बढ़ता है। वहीं इसके नकारात्मक प्रभाव को देखें तो आम जनता की खर्च करने की क्षमता घट जाती है, बचत में कम हो जाती है और गरीबी बढ़ सकती है। उच्च महंगाई दर निवेशकों को बाजार से हटा सकती है। इन्फ्लेशन में सरकार और केंद्रीय बैंकों की भूमिका अहम है। अगर हम आरबीआई की माने तो रिटेल महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति का उपयोग करता है, जैसे कि रेपो रेट बढ़ाना, सीआरआर में बदलाव करना। वहीं सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है और निर्यात आयात नीति में बदलाव की जाती है। हालिया स्थिति 2025 की अगर हम देखें तो भारत में रिटेल महंगाई का मुख्य योगदान खाद्य पदार्थ, ऊर्जा और वस्त्रों की कीमतों में वृद्धि से है। मार्च 2025 में सीपीआई महंगाई दर 4.8% पर थी, जो आरबीआई के 4% ±2% के लक्ष्य से अधिक है। हैं अगली खबर पे, जहां 8वां यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है 12 से 18 मई तक। समझते हैं रोड सेफ्टी के बारे में। सड़क यातायात दुर्घटनाएं दुनिया भर में मृत्यु और विकलांगता का एक प्रमुख कारण है। हर साल लगभग 1.2 मिलियन लोग मारे जाते हैं और 50 मिलियन लोग घायल होते हैं। वे 5 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं की सबसे बड़ी हत्यारा है। वैश्विक स्तर पर हर 4 में से 1 से ज्यादा मौतें पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के बीच होती है। 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर पैदल चलने और साइकिल चलाने को सुरक्षित बनाने के लिए कार्रवाई को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है, जिसमें विभिन्न हितधारकों, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, नागरिक समाज, व्यवसायों और स्कूल द्वारा किए जा सकने वाले ठोस और विशिष्ट हस्तक्षेपों पर प्रकाश डाला जाता है।
ये कार्य पैदल चलने और साइकिल चलाने की ओर बदलाव और बढ़ावा देने और सुगम बनाने में मदद करेंगे, जो परिवहन के अधिक स्वस्थ, हरे, टिकाऊ और आर्थिक रूप से लाभप्रद तरीके हैं। यह कई सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान भी देगा। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहां पर नालसा के नए चेयरमैन जस्टिस सूर्यकांत को अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट ने। समझते हैं नालसा क्या है। तो नालसा एक लीगल सर्विस अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ इंडिया है, जिसे 9 नवंबर 1995 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहां पर डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी ने लॉन्च किया है बुक को विन द बैटल ऑफ योर माइंड इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। रीता राममूर्ति गुप्ता द्वारा इस किताब को लिखा गया है, जो आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। जानते हैं अपने अगले करंट अफेयर में, जहां पर हमने फखरुद्दीन अली अहमद का बर्थ एनिवर्सरी मनाया है, जिनका जन्म 13 मई 1905 को ओल्ड दिल्ली में हुआ था। यह 11 फरवरी 1977 में 71 वर्ष की आयु में देहांत हुआ था। इनका एजुकेशन संत स्टेफन कॉलेज और संत कैथरीन कॉलेज से हुआ था और इनका प्रेसिडेंशियल टर्म 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक था। इन अली अहमद से बनने वाले सवाल में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के वे कितनेवें नंबर के राष्ट्रपति थे। तो आपको पता होना चाहिए कि वो 5वें नंबर के राष्ट्रपति थे, जिनका टर्म 1974 से 1977 तक था और ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनकी मृत्यु उनके टर्म के दौरान ही हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहां पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जंगली केले की एक प्रजाति में लगभग 4.2 मीटर का फलन दर्ज किया गया है, जो दुनिया भर में केले में दर्ज सबसे लंबा फलन है। इस खोज का विवरण इस साल की शुरुआत में एक अंतर्राष्ट्रीय सहकर्मी समीक्षा विज्ञान पत्रिका बॉटनी लेटर्स में प्रकाशित हुआ है। अपने ऑबिचरी सेक्शन में, जहां पर ICAR के एक्स चीफ सुबन्ना अय्यप्पन का मिस्टीरियस डेथ हुआ है। ICAR के पूर्व डायरेक्टर जनरल सुबन्ना अय्यप्पन की मृत्यु हो गई है। आपको बस इस करंट अफेयर में इतने ही याद रखना है। तो ये थी कल शाम तक की बनने वाली सुर्खियां, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा सकती थी। धन्यवाद।